होपफुली अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग जीएस मतलब प्री के जीएस का स्टडी कर रहे हैं, और इसमें आज हमारा केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर होगा। और कल की क्लास से मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे, जिसमें से मिलन ने सॉल्व करके उसका पीडीएफ मुझे भेजा हुआ है। बहुत अच्छा लगा उनके इस डेडिकेशन को। उन्होंने सारी जो क्वेश्चंस थे उसको अपने हिसाब से उन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, और उसको पीडीएफ बना करके उन्होंने भेजा है। और होपफुली कि आप लोगों ने भी उसको देख लिया होगा। और आज की क्लास में बेसिकली हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और इस वाले सेक्शन से, केमिकल रिएक्शंस वाले सेक्शन से, आपके 2 से 4 क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। ज़रूरी नहीं कि चारों क्वेश्चंस आपके इसी एग्जाम में आ जाएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो देखेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस को लेकर के, और उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनके बारे में। लाइक है, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप ऐसे देख करके भी क्या बता पाते हैं कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ये केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं और ये हो ही क्यों रहे हैं, राइट। तो अगर आप केमिस्ट्री के टर्म में समझते हैं तो केमिकल रिएक्शंस को सिंपली डिफाइन किया जाता है कि जब भी कोई कोई एक एटम है, जैसे एटम और मॉलिक्यूल्स है, और दूसरा भी कोई एटम और मॉलिक्यूल्स है, अगर ये आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और इनके रिएक्ट करने के बाद एक कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली केमिस्ट्री की भाषा में केमिकल रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। सवाल यहाँ पर आता है कि एलिमेंट ए और एलिमेंट बी आपस में रिएक्ट क्यों करना चाहते हैं, इनको क्या परेशानी हो रही है। तो आपने हायर क्लासेस में एक रूल पढ़ा है जिसको बोलते हैं दैट इज द ऑक्टेट रूल, केमिस्ट्री का है। और इस रूल के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि सभी ईच एंड एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू बी जस्ट लाइक अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिस तरीके से नोबल गैसेस जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा कितना होता है, दैट इज 8 होता है। ये ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। मतलब ऑक्टेट का रूल ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट रिएक्शंस तब करते हैं, तब तक करता है जब तक कि वो अपने आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 नहीं कर लेता। और ऐसा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयरिंग कर सकता है। तो इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, बनती है। सो कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक नोबल गैसेस। मतलब रिएक्शंस करने के बाद उनके ऑक्टेट क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है कि ऐसा करने के लिए उन दोनों एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो, शेयरिंग हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा हो, ट्रांसफर हो रही हो, मीन्स एक कोई डोनेट कर रहा हो, दूसरा क्या करे, रिसीव कर रहा होगा। सो इस प्रोसेस को बेसिकली केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। सवाल मेरा ये था कि क्या केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनको आप ऐसे विजुअलाइज करके देख के बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो उसके लिए आप आंसर दे सकते हैं यस और नो। और अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता भी होगा कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे। जैसा चेंजेस मीन्स ये कि पहला तो इनका स्टेट चेंज हो जाता है। हो सकता है कि ये आपका क्या हो, लिक्विड हो, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद ये क्या बन जाए, आपका गैसियस मॉलिक्यूल बन जाए। हो सकता है ये गैसियस रहा हो, ये लिक्विड बन जाए। तो पहला चीज़ तो यहाँ पर ये आता है कि जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं, जो रिएक्शंस में इस साइड पे लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। और रिएक्शंस के इस एरो के साइड में, इसको आप बोलते हैं डबल हेडेड एरो, जो कि आपको दिखाता है कि ये वन साइडेड रिएक्शंस है। और अगर ये रिएक्शंस कुछ इस तरीके से लगा हो सिंगल हेडेड एरो, तो इसका मतलब होता है ये दोनों टाइप में है। ऐसे रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो चीज़ बनी हुई है उसको आप बोलते हैं दैट इज अ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों रिएक्टिंग स्पीसीज से टोटली क्या होती है, अलग होती है। ये दोनों स्पीसीज या दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटम्स क्या हैं, ये जो यहाँ से बनेगा ये क्या होगा, एकदम अलग होगा। तो रिएक्शंस के दौरान जो चीज़ बनती है उसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट आपका एक स्टेबल कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होता है, जिसमें सभी एलिमेंट का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जबकि इस रिएक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए जो पार्ट होते हैं उनको आप रिएक्टेंट बोलते हैं। इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। और ये आपस में रिएक्शन करके, मीन्स रिएक्शंस करते हैं इसलिए हैं ताकि इनका ऑक्टेट क्या हो सके, पूरा हो सके। रिएक्शंस कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको पता करने के लिए बेसिकली कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। उन ऑब्जर्वेशंस को देख करके, फॉलो करके आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी बेसिस पे आप बता पाएंगे कि बेसिकली यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नंबर पहला, चेंज इन स्टेट। जैसा कि कल आपको पढ़ाया था कि बेसिकली किसी भी मैटर का जो स्टेट होगा वो सॉलिड हो सकता है, और लिक्विड हो सकता है, या गैसियस हो सकते हैं।
किसी भी एलिमेंट के सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखे गए जो ऐसे ब्रैकेट में चीज़ें होती हैं वो उसके फिजिकल स्टेट को बताता है, और इस तरीके से उसको आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे एस लिखा होगा तो सॉलिड है, जी लिखा होगा तो गैस है, और अगर एल लिखा होगा तो लिक्विड है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके स्टेट में मीन्स फिजिकल स्टेट में क्या आता है, चेंजेस आता है। ये चीज़ ऑब्जर्व करके आप देख सकते हैं कि रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका एक कैंडल है जो कि सॉलिड है, और इस कैंडल को अगर आपने क्या किया है, जला दिया, तो आप ये देखेंगे कि इसके जितना टाइम ये जलता जाएगा उतने टाइम तक धीरे धीरे पूरा ये जो सॉलिड वाला पार्ट होगा क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि बेसिकली ये लिक्विड जो कि सॉलिड था, सॉरी, कैंडल जो कि सॉलिड था, अब ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शंस हो रहा है। राइट, तो आप यहाँ पे जानते हैं कि अच्छे तरीके से कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस करके वो क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहे होते हैं। तो किसी भी मटेरियल का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का फिजिकल स्टेट का चेंज होना इस बात का इंडिकेशन होता है कि वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं। चेंज इन कलर, बहुत सारे ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पहले या तो कलरलेस होते हैं, रिएक्ट करने के बाद कलरफुल हो जाते हैं, या रिएक्शंस के पहले कुछ अलग कलर होता है, रिएक्शंस करने के बाद अलग कलर दे देते हैं। तो ये कलर में चेंजेज होना एक फिजिकल ऑब्जर्वेशंस है कि रिएक्शंस वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर रिएक्शंस होने के बाद क्या बनते हैं, बबल्स का फॉर्मेशन होता है, गैस निकलती है, और ये बबल्स या गैस का फॉर्मेशन इस बात को बताता है कि यहाँ पे रिएक्शंस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को क्या करते हैं, ऐसे खोल देते हैं तो पूरा वहाँ पे बबल्स आपको दिखाई देता है। इससे इसका मतलब होता है कि वहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं। किसी भी एसिड में कोई आप मेटल डाल देते हैं तो भी आप देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे गैसेस बबल्स का फॉर्मेशन होता है, गैसेस मॉलिक्यूल निकल रहे होते हैं। तो आपको ऐसे पता तो नहीं चलेगा कि हाँ आपने मेटल डाला है एसिड में तो वो क्या कर रहा है, लेकिन वो बबल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इस बात का इंडिकेशन होता है कि हाँ यहाँ पे एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शंस हो रहे हैं। सो दीज आर द फिजिकल पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रिएक्शंस आपका हो रहा है, और रिएक्शंस की जो प्रोसेस है वो प्रोसीड हो रही है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको ऑब्जर्व होती है, लाइक एज फिजिकल स्टेट में चेंजेस, कलर में चेंजेस, या गैसेस मॉलिक्यूल्स का निकलना, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर हो रही होगी तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं। या आपको नेक्स्ट है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, आपने देखा है, और टेम्परेचर के बेसिस पे रिएक्शंस को कैटेगराइज किया जाता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स को मिलाने के बाद आप देखिएगा पूरा का पूरा वो हीट हो जाता है। जैसे बहुत मोस्ट कॉमन है हम लोगों के घरों में जो वाइट वॉशिंग होती है, जब भी हम लोग चूना पत्थर ले आते हैं और उसको बकेट में जो पानी रहता है उस पानी में जैसे ही डालते हैं तो पूरा ये बबल्स का बनना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ी से पूरा का पूरा पानी बॉयल करना शुरू कर देता है, और ये पूरा का पूरा कंटेनर पूरा क्या होता है, हॉट हो जाता है। तो ये आपका जो लाइम होता है, मतलब इसको डाल करके जब आप वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और इस रिएक्शंस की वजह से हीट जनरेट होती है। तो टेम्परेचर का वहाँ पे क्या होता है, चेंजेज होते हैं। तो टेम्परेचर का चेंजेज भी बेसिकली एक तरीके का फिजिकल इंडिकेटर्स है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे रिएक्शंस होने के बाद इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी भी नॉर्मल पानी में भी जब आप शुगर को ऐड करते हैं तो जो शुगर का सॉल्यूशन बन जाता है, तो इसी पानी का टेम्परेचर जो पहले था उससे थोड़ा सा क्या होता है, आपको डाउन दिखाई देता है, मतलब नॉर्मल ठंडा हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्मली जो पानी होता है उसमें जब आप शुगर को ऐड करके डाल उसको मिक्स करते हैं तो उस पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा उससे क्या होता है, ठंडा फील होता है। तो ये आपका एक टेम्परेचर में वेरिएशंस आने वाले रिएक्शंस जो थे मैंने आपको बताए, गर्म होने वाले भी और ठंडे होने वाले भी। सो ये आपको 4 यहाँ पे पैरामीटर दिए गए हैं जिनके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो प्रोसीड हो रही है। सवाल यहाँ से किस तरीके से बनता है ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शंस के होने की। तो आपको वहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से ऑप्शन भी आपको दिखाई देंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। स्टेट का चेंजेज हो जाना, कलर का चेंजेज हो जाना, गैसियस मॉलिक्यूल्स का निकलना, या टेम्परेचर में चेंजेज हो जाना। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको होती हुई दिखाई दे रही है तो आप इस चीज़ को लेकर के श्योर हो सकते हैं कि हेलो।
आवाज़ सुनाई दे रहा है? अच्छा, ओके, ओके। सो इस बात को लेकर के आप श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शंस आपके हो रहे हैं, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट आता है जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको एक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखे जाते हैं जिनको हम केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। इस केमिकल इक्वेशन से आपको रिएक्शंस दे करके बैलेंस करने के लिए पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रिएक्शंस आपका बैलेंस है और कौन सा रिएक्शंस अनबैलेंस है। तो आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए और कैसे आप बता पाएंगे कि हाँ ये रिएक्शंस आपका है या नहीं है। तो सिंपली जैसे कोई एक स्टेटमेंट है कि मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी स्टेटमेंट को ये इक्वेशंस के फॉर्म में लिख दिया गया, तो ऐसे रिटन फॉर्म को बेसिकली हम केमिकल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। और जब इनके हम सिंबॉलिक सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको हम बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से ये बन जाएगा MgO। तो इस तरीके से जो लिखा जाता है वो आपका एक तरीके का केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो भी स्टेटमेंट हैं उनका सिंबल होता है, उनके सिंबल को लिख करके आप यहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं और यहाँ पे एरो लगाते हैं और इस तरीके से जो बनेगा इसको आप लिखते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशंस को केमिकल इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आप इस केमिकल रिएक्शंस में कैसे, आपको मैंने पहले बताया कि ये वाला जो पोर्शन होगा उसको आप रिएक्टेंट बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट बोलते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस आप कैसे कर सकते हैं और क्या उसका करने का तरीका होता है और कैसे आप जानेंगे कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। सिंपली अगर मैं आपके सामने ये दो इक्वेशंस दूं और दोनों इक्वेशंस में से अगर आपसे पूछूं कि कौन सा केमिकल इक्वेशंस बैलेंस है और कौन सा नहीं है, तो क्या आप में से कोई बता पाएगा? पहला पहला वाला बैलेंस है, वेरी गुड। और दूसरा वाला बैलेंस नहीं है। ओके, सो सिंपली अच्छा, लिख नहीं पा रहा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। मैं बड़े में लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। राइट। सो बैलेंस इक्वेशंस का पहचान क्या है? सिंपली अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लें और इसको राइट हैंड साइड मान लें, राइट? तो यहाँ पर हमको ये देखना होता है कि जो भी एलिमेंट आपके यहाँ पे लिखे गए हैं, लाइक यहाँ पे जेड है, फिर इसके बाद एच है, फिर इसके बाद एस है, फिर इसके बाद ओ है, दोनों साइड में ये एलिमेंट का नंबर क्या है, बराबर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए तो जेड का नंबर यहाँ पे क्या है, 1 है। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है। सल्फर का नंबर यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 4 है। क्या ये सारे नंबर इधर की तरफ भी आ रहे हैं? तो आप यहाँ पे देखिए जेड कितना है, 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है। तो आप यहाँ पे देखिए 1142 1142। तो अगर दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ में सभी ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का नंबर अगर दोनों साइड में बराबर बराबर होगा तो आप उसको बैलेंस इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। और अगर किसी भी रिएक्शंस में किसी एक सिंगल एलिमेंट का अगर कोई नंबर दोनों साइड में बराबर अगर नहीं होगा तो आप उसको अनबैलेंस इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको आयरन कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन कितना है, दैट इज 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। जबकि यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो मतलब ये रिएक्शंस आपका बैलेंस नहीं है। सो यहाँ पर सवाल आता है कि आप इस रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि रिएक्शंस को बैलेंस करने का कुछ तरीका होता है कि आप उसको कैसे करना चाहेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें बैलेंस है, तो आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी आपका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है आपका 2 है। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके बैलेंस नहीं है, मतलब एक Fe है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो शुरुआत हम कर सकते हैं जिस एलिमेंट का नंबर सबसे ज़्यादा से डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 ही है। तो पहले सबसे क्या करना होगा, आपको इसको 4 करना होगा। सो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप ऑक्सीजन को 4 करना चाहते हैं तो इस H2O मॉलिक्यूल के पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। जब 4 लिखेंगे तब इसको आप बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो यहाँ पे 4 लिखा गया है इसको SC बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। ये बताता है कि ये 4 मॉलिक्यूल किसका है, वाटर का है। सो अगर आपको इस साइड के ऑक्सीजन को 4 को बैलेंस करना होगा तो ऑक्सीजन चूंकि यहाँ H2O मॉलिक्यूल में है, तो आप इस H2O में पहले क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो जाएगा, Fe3 एंड O4 हो जाएगा। लेकिन
हाइड्रोजन का भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास कितना था, 2 था, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 टू जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब आपका बचा क्या, आयरन। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं कि आयरन यहाँ पे चूंकि 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा दैट इज द Fe3O4 प्लस 4H2। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आयरन का नंबर कितना है, दैट इज द 3 है, और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, दैट इज द 8 है, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, दैट इज द 4 है। यहाँ पे भी आपको यही दिखाई देगा, आयरन कितना है आपका 3 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर आपका 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, दैट इज द 8 है। अब आप ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका रिएक्शन है वो क्या है, आपका पूरी तरीके से बैलेंस है। आपके एग्जाम में आपसे ऐसे कुछ रिएक्शंस दिया जाएगा, और उन रिएक्शंस में से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा रिएक्शन आपका बैलेंस है, कौन सा रिएक्शन बैलेंस नहीं है। या अगर आपके रिटन वाले होंगे तो वहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए भी दे देगा, फिलिंग में द ब्लैंक्स में आएगा कि यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे इस इक्वेशन में आपने ये देखा कि ये 3 आपका आयरन का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 4 आपका H2O मॉलिक्यूल का है, और 4 क्या है आपका H2 का है। ये 3 वैल्यू यहाँ पे पुट की गई हैं, तब जा करके ये रिएक्शन आपका क्या हुआ है, बैलेंस हुआ है। तो इस तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस करने का सिंपल तरीका यही होता है। सबसे पहले दोनों साइड में उन एलिमेंट को क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं जिनका नंबर क्या हो, बराबर बराबर हो। जो बराबर होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, जो बराबर नहीं होंगे उनमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाला डिफरेंस का होगा उससे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे और देखते रहेंगे कि बाकी चीज़ें भी बैलेंस हो रही हैं या नहीं। होपफुली कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन हुआ है, और ऐसा करने के लिए आपको क्या चीज़ करना पड़ा है। और अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है जो कि समझ में नहीं आया होगा, बट अगर है तो अभी आप पूछ सकते हैं। आगे चलें। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया है, तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वैसे तो केमिकल रिएक्शंस बहुत टाइप के होते हैं, बट ब्रॉडली इन केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म पे बेसिकली इनको 4 कैटेगरी में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और सारे जितने भी सब कैटेगरी के रिएक्शंस होते हैं, इन्हीं 4 कैटेगरी के रिएक्शंस में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इनमें नंबर पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पे 2 और मोर एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस विल कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल और मोर देन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शंस जहाँ पे लाइक एज मैंने आपको पहले ही यहाँ पे लिखा था, लाइक एज ए प्लस बी, ये मिल करके क्या बना ले, लाइक एज ए बी बना ले, तो इसको आप क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। जब 2 या 2 से अधिक मीन्स 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो और एक कोई मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करे, ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में कुछ देख सकते हैं, और ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया क्विकलाइन, ये फार्मूला आपसे पूछा जाता है, क्विकलाइन का केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो उसे आप कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये आपका एक मेटल का ऑक्साइड है, और आपसे कभी कभी इस कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर भी पूछा जाता है। नेचर का मतलब ये एसिड होगा या बेस होगा, ये आपसे पूछा जाता है। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते हैं, किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड होगा, मतलब मेटल के साथ जब रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो हमेशा कैसा होता है, दैट इज द बेस होता है। और किसी भी नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू नॉन मेटल ऑक्साइड, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, दैट इज द एसिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार्बन का रिएक्शन किससे कराया जाए, ऑक्सीजन से। कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। CO2 का नेचर कैसा होता है, दैट इज द एसिडिक होता है, राइट। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करें कि मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनाएगा, MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका नेचर कैसा होता है, बेस होता है।
तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट कहीं लिख लीजिएगा कि जब भी कभी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और उस मेटल ऑक्साइड का केमिकल जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेस होगा। जबकि कोई नॉन मेटल ऑक्साइड अगर बनेगा या नॉन मेटल ऑक्साइड अगर होगा तो वो आपका कैसा होगा, दैट इज द एसिड जैसा नेचर शो करेगा। मीन्स अगर उसका सोल्यूशन या सस्पेंशन बनेगा तो वो आपका एसिड होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के लिए एग्जांपल दिया जा रहा है क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला है दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड मीन CaO का वाटर के साथ जब रिएक्शंस कराया जा रहा है तो यहाँ पे स्लैग लाइम बन रहा है, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। इसको बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है। आपके घरों में जो वाइट वॉशिंग करने के लिए यूज किया जाने वाला केमिकल होता है वो बेसिकली यही होता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है वाइट वॉशिंग करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसका केमिकल का फार्मूला क्या है या उसका नाम क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, स्लैग्ड लाइम इसका कॉमन नेम है, बुझा हुआ चूना इसको हिंदी में बोलते हैं। वाइट वॉशिंग के पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो आप सफ़ेद वाला चूना का पत्थर लेकर के आते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइम। जैसे आप इसको वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, हीट जनरेट होती है। दैट इज़ वाई वो पूरे कंटेनर में आपका बबल्स बनता है और पूरा का पूरा हीट होकर के वो कंटेनर पूरा हीट हो जाता है। ऐसा रिएक्शंस जहाँ पे रिएक्शंस करने के बाद हीट का फॉर्मेशन हो, ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मीन्स व्हाट, अ केमिकल रिएक्शंस इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो किक लाइम का रिएक्शन जब वाटर से कराया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको आप स्लाइड लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और ये वाइट वॉशिंग में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सवाल आपसे पूछा जाता है या आपने भी महसूस किया होगा कि जिस दिन आपके घर में पुताई होती है मीन्स वाइट वॉशिंग किया जाता है, वो दीवार उस दिन उतना अच्छा से नहीं साइन करता है जितना कि आपसे 4 से 5 दिन के बाद साइन करता है। सवाल पूछा जाता है कि वाइट वॉशिंग करने के आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद उस वॉल पे साइनिंग क्यों आ जाती है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो आप बताते हैं वहाँ पे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपका रिएक्शंस करता है तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। किससे रिएक्शन करेगा, एटमॉस्फेयर में CO2 से। तो CO2 से रिएक्शंस करके कैल्शियम कार्बो हाइड्रोक्साइड बनाता क्या है, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मार्बल का क्या है, फॉर्मूला होता है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट होने से मीन्स बनने की वजह से आपकी जो घर की दीवार होती है वो साइन करना शुरू कर देता है और आपको लगता है कि मैंने चूना पोता, हमारा घर एकदम पूरा अच्छे से उजाला हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि आप चूने को हेलो, आवाज़ सुनाई दे रहा सही के सही से। अच्छा, मुझे लगा कोई कुछ पूछना चाह रहा है। तो अभी मैं थोड़ा स्क्रॉल ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख दिया इसलिए मैंने। तो ये आप रिएक्शंस यहाँ पे देखिए, ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, वाटर से, और बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जिनको कि आपको याद रखना चाहिए। स्लैग लाइम को यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए, इसको बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। और ये क्या होता है ये मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। क्विक लाइम और इसका की फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, जब ये रिएक्ट करता है वाटर से तो ये आपका बनाएगा। और इसको ही आप मतलब वॉल पे क्या करते हैं, पुताई करते हैं। और इसका रिएक्शन मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब एटमॉस्फेयर के CO2 मॉलिक्यूल से जब हो जाता है तो ये क्या बनाता है, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है CaCO3। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट होने की वजह से वॉल में क्या आती है, साइनिंग आती है, राइट। तो ये साइनिंग के लिए आपसे कभी कभी रीजन पूछे जाते हैं कि वाइट वॉशिंग करने के 1 से 2 दिन के बाद वॉल साइन क्यों करता है। तो आप बता सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद ऑफ स्लाइड लाइम विद CO2 मॉलिक्यूल। स्लाइड लाइम का रिएक्शन जब CO2 मॉलिक्यूल से होता है तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होती है। तो ये एक एग्जांपल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वही जो, हाँ 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 बिल्कुल।
ताजमहल मार्बल का ही बना होता है और उसका भी फॉर्मूला यही है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? तो आप बहुत अच्छे से उसको लर्न भी कर सकते हैं, कोडेड भी कर सकते हैं। अच्छा लॉजिक है आपका कि व्हाइट वॉशिंग करने के बाद घर एकदम ताजमहल जैसा चमकना हो जाता है। और ताजमहल जो है वो मार्बल का बना है और मार्बल का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आप इसको अच्छे से ऐसे कोडेड भी कर सकते हैं। अच्छा इन्होंने कह सकते हैं कि लॉजिक दिया और उसको समझने का भी एक अच्छा तरीका रहेगा। यहाँ पे आप रिएक्शंस को देख सकते हैं। ये दोनों रिएक्शंस आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स आपके आपस में क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहे हैं और एक कोई अनदर न्यू मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हीट के लगने और निकलने के बेसिस पे दो कैटेगरी में क्या है डिवाइड किया जाता है, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कभी कभी आपसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को देख करके पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं। कार्बन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पे भी ये हीट जनरेट होता है, तो ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा आपका हाइड्रोजन और वाटर का, मतलब ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पे भी हीट जनरेट होता है, ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वेरी गुड। कल की क्लास में मैंने कुछ गैसेस के बारे में पढ़ाया था, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस गैस को किस नाम से जानते हैं? अरे ये तो इसका केमिकल नेम हो गया। कल मैंने आपको चार पांच गैस पढ़ाया था, एलपीजी और सीएनजी, बायोगैस और नेचुरल गैस एटसेट्रा। और उसमें और वेरी गुड। जी हाँ, बायोगैस का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाँ जी, कोई भी बायोमास का जो वेस्ट होगा और उसको जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज आपका बायोगैस बनती है। तो ये CH4 को आप मीथेन के साथ साथ में बायोगैस के नाम से भी जानिए। बायोगैस का जब रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है तो यहाँ पे CO2 और वाटर बन रहा है, यहाँ पे भी आपका हीट निकलता है, ये भी आपका एक जो थर्मिक रिएक्शंस है। क्या आप सब लोग में से कोई भी एक कोई एग्जांपल ऐसा देगा जो कि लिविंग सिस्टम में होते हैं, नेचुरल प्रोसेस, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल हो? ये तो सब सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाने वाला कोई एग्जांपल ऐसा बताइए जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता हो। अच्छा, सपोज कि अगर यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल सिस्टम के ऐसे रिएक्शंस लिख दिए जाते, लाइक एज अ फोटोसिंथेसिस, लाइक एज अ रेस्पिरेशन, लाइक एज मसल कॉन्ट्रैक्शंस, इस तरीके से, और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बताते हैं? डेफिनेटली रेस्पिरेशन। आपने देखा है कि रेस्पिरेशन के केसेस में ग्लूकोज का जो भी अल्टीमेटली सोर्स होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उसके बेसिस पे यहाँ पे CO2 और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, एज वेल एज वहाँ पे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है। तो चूंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हुई, रिलीज हो रही है, दैट इज वाई आप इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन से टाइप का रिएक्शन होगा? वेरी गुड। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या होती है, इन्वॉल्व होती है सनलाइट से, है ना? मतलब एनर्जी वहाँ पे क्या हो रही है, इनपुट हो रही है। ओके, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखते चलिए। मतलब रेस्पिरेशन आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस आपका एक एंडोथर्मिक का एग्जांपल है, बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको देने के लिए रहेगा। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हीट के इवॉल्व और इन्वॉल्व के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, जहाँ पे आपको देख सकते हैं कि डेल्टा एच मीन्स जो हीट होगी वो हमेशा यहाँ पे निकलेगी, मीन्स आपका हीट यहाँ पे निकलेगा, तो उसको आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जहाँ कहीं पे आपका हीट क्या होगा, लगना शुरू हो जाएगा, उसको आप बोलेंगे एंडोथर्मिक। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब एंडोथर्मिक इन डिटेल्स एंड विद एग्जांपल्स, आप समझ चुके हैं। आपसे एग्जाम में ऐसे रिएक्शंस दे करके पूछा जाता है कि कौन सा रिएक्शंस आपका एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है, तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। अगर ये बायोलॉजिकल वाले सिस्टम में पूछे जाएँ तो आप आसानी से उसको क्लिक कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस आपका एंडोथर्मिक और रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक। ओके, नाउ नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये जस्ट अपोजिट है किसका, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का।
आपने देखा था कि वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स को मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी जो है, उसका स्प्लिटिंग होगा 2 सिंपल-सिंपल एटम और मॉलिक्यूल्स में। तो जब कभी भी कोई एक कंपाउंड स्प्लिट आउट हो जाए 2 और मोर सिंपलर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में या फिर एटम्स में, ऐसे रिएक्शंस को बेसिकली आप डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। So decomposition reactions can be defined as what? That is the decomposition of a large molecules into a simpler molecule. So अगर मैं अब आपसे पूछूं तो आप मुझे बताइए कि बायोलॉजिकल सिस्टम में डाइजेशन किस चीज़ का एग्जांपल होगा? वेरी गुड। आप देखते हैं कि डाइजेशंस में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। आप डिफाइन ही करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर फॉर्म में क्या किया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, उसको आप सिंपल फिजिकल डाइजेशंस के नाम से जानते हैं। तो डाइजेशन एक एग्जांपल किसका है? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का। मैं बायोलॉजिकल सिस्टम की एग्जांपल इसलिए देता रहता हूँ क्योंकि आपसे जीएस में मतलब जनरल साइंस का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होगा वहाँ पे ऐसे रिएक्शंस दे करके आपसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो डाइजेशन किसका एग्जांपल हो गया? डीकम्पोजिशन का। रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल हो गया? कॉम्बिनेशंस का। फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल हो गया? दैट इज द कॉम्बिनेशंस का बट एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए फेरस सल्फेट जो कि एक कलर कंपाउंड है और इसका हीट जब यहाँ पे लग रहा है, मीन्स हीट यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये ब्रेकआउट हो जा रहा है फेरिक ऑक्साइड में और इसके साथ साथ में SO2 में और SO3 में, ये 3 कंपाउंड बन जा रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस को आप डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स को आपको ब्रेकआउट करना होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है। तो आप सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि जितने भी डीकम्पोजिशन काइंड के रिएक्शंस होते हैं वो सभी एंडोथर्मिक इन नेचर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि विदाउट एनर्जी का इनपुट दिए हुए कोई स्टेबल मॉलिक्यूल्स ऐसे ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर आपको किसी चीज़ को डिकम्पोज करनी है तो वहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी आपको किसी न किसी फॉर्म में लगानी पड़ेगी, और अगर एनर्जी लगता है तो बेसिकली वो आपका क्या होगा? दैट इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल अगर आपको याद नहीं भी आ रहे हों तो डीकम्पोजिशन वाले रिएक्शंस भी आप वहाँ पे लिख करके एग्जांपल कोट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे लाइमस्टोन का। ये आपसे पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे मार्बल आप बोलते हैं, उसका फॉर्मूला CaCO3 है और इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। और जब इसको क्या किया जाता है, मीन्स यहाँ पे दिया गया कि हीट किया गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है इसको आप क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। मतलब जो रिएक्शन से बना था उसको फिर से रिवर्स हो गया, इन दोनों के मिलने से आपका ये बना था। जब आपने हीट दिया तो यहाँ पे बेसिकली फिर से ये ऐसा हो जाएगा। मतलब ये कि जब आप बुझा हुआ जो चूना है पानी में जो आपने डाला है, अगर आप उसको फिर से हीट दे करके पूरा इवापोरेट करा देते हैं तो आपका जो चीज़ बचेगा वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड ही बचा रह जाएगा। तो जो कॉम्बिनेशन वाले रिएक्शंस थे वही आपको यहाँ पे दिए गए एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की कैटेगरी में। लेड नाइट्रेट, ये आपसे एग्जाम में सवाल कई बार पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट का यहाँ पे लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बनना ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर आप बताइए कि ये आपका डीकम्पोजिशंस के साथ साथ में एंडोथर्मिक रिएक्शंस का भी क्या है? ये एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रही है? हीट लग रही है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं डीकम्पोजिशंस के, जिससे कि आपको ये समझ में आया कि 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट अप हो जाने की प्रोसेस को डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। इससे भी सवाल आपसे पूछा जाता है सिल्वर क्लोराइड का। जब आप सनलाइट में के प्रेजेंस में रखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। सेम एग्जांपल आपका यहाँ पे AgBr का है, मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड का। और सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप सनलाइट देते हैं तो बेसिकली ये आपका Ag+Br में क्या होता है? ब्रेकआउट हो जाता है। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो आप बता सकते हैं कि फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है ये। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है फोटोग्राफर जो होते हैं फोटोग्राफिक पर्पज़ के लिए कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं फोटोग्राफ को वॉश करने के लिए? तो AgBr है वो सिल्वर ब्रोमाइड, इसके सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी को क्लीन करने के लिए। ओके, तो ये सारे जो रिएक्शंस थे वो बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन थे। इनकी पहचान यही होती है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर यहाँ पे कोई X एंड Y एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे Z आया
और इस जेड ने क्या किया, इस एक्स को क्या किया, रिप्लेस किया, और यहाँ पे जेड और वाई बन जाए प्लस एक्स क्या हो यहाँ पे रिलीज हो जाए। ऐसे रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होने के लिए एक कंडीशन है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तभी हो सकता है जब जो एलिमेंट यहाँ पे रिप्लेस करने वाला होगा उसकी रिएक्टिविटी जिस एलिमेंट को रिप्लेस करने वाला है उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब z की रिएक्टिविटी क्या हो, x से ज़्यादा हो। अगर z की रिएक्टिविटी x से ज़्यादा नहीं होगी तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही रिएक्शन देख करके आपसे पूछा जाता है कि कौन सा रिएक्शन सही है, मीन्स कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। तो ऐसे रिएक्शंस को चेकआउट करने के लिए और सही करने के लिए आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस गलत करके चले आएंगे। और इस वाले रिएक्शन से मैं इस बात की आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनता है। एक कोई क्वेश्चन आपका बनेगा, कोई एग्जाम्पल दे देगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वही मैंने आपको एग्जाम्पल पे यहाँ पे कोट किया हुआ है, रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रिएक्शंस जब आपका आयरन से कराया गया तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर यहाँ पे रिलीज हो गया। इस रिएक्शंस में जो आपका ये ब्लू कलर होता है ये बन जाता है, और आपका ये बनना इस बात का इंडिकेशन होता है कि आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। अगर यही रिएक्शंस, मतलब यहाँ पे आपने पहले समझा कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द कॉपर के, दैट इज़ वाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सका। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि FeSO4 का रिएक्शन कॉपर से कराया जा रहा है, और मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है कि ये कॉपर सल्फेट है और प्लस ये Fe है, और आपसे पूछ दूँ कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन सही है, तो यहाँ पर आपके अब अपने एनालिटिकल की ज़रूरत है। आपको देखने में ये भी रिएक्शन सही लगेगा, ये भी रिएक्शन सही लगेगा, बट आपको यहाँ पे जानना होगा कि आयरन और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तब तो फिर कॉपर रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है फिर तो आयरन को रिप्लेस कर सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये आयरन की रिएक्टिविटी मेटल सीरीज में ऊपर होती है, मीन्स ये आपका आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द कॉपर के। दैट इज़ वाई कॉपर सल्फेट का जो कंपाउंड था उस कॉपर सल्फेट के कंपाउंड में से आयरन ने कॉपर को क्या किया, रिप्लेस कर दिया और बनाया क्या, दैट इज़ आयरन सल्फेट। लेकिन अगर इस आयरन सल्फेट का रिएक्शन कॉपर से कराया जाएगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, आपको उसको गलत लगा करके आना होगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जिंक का रिएक्शन कराया जा रहा है कॉपर सल्फेट से, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जिंक क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, और यहाँ पे जिंक सल्फेट बना रहा है, कॉपर यहाँ पे आपका बन जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो जेड से भी क्या है, कम है। तो जेड आपका ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द कॉपर से। यहाँ पे है लेड और कॉपर क्लोराइड। तो लेड का रिएक्शन जब कॉपर क्लोराइड से कराया गया तो ये लेड ने भी क्या किया, रिप्लेस किया, यहाँ पे लेड क्लोराइड बना दिया, और कॉपर क्या हुआ आपका, फिर से यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेड से भी रिएक्टिविटी कॉपर की क्या है, कम है। तो अगर आप यहाँ पे तीनों एलिमेंट देख लिया जाए तो तीनों एलिमेंट में सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव है कौन सा है आपका, दैट इज द कॉपर है। तो इस हिसाब से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जिस एलिमेंट का या जिस मेटल का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा वही दूसरे वाले मेटल को क्या करेगा, रिप्लेस कर पाएगा, और वो इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ, बता देता हूँ कि उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या चीज़ आपको बताई जाती है। ऐसे वर्टिकली एक कॉलम होता है, यहाँ पे बीच में क्या लिखा होता है, एच लिखा होता है। एच के ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपके होते हैं सीरीज। इस साइड में जो लिखे होते हैं वो आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं, और ये वाले जो होते हैं आपके लो रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे सवाल कभी कभी बनता है कि मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को क्यों लिया गया, भैया हाइड्रोजन तो मेटल है नहीं, हाइड्रोजन तो आपका नॉन मेटल है। तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में आपको कोई मेटल लेना चाहिए था, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन लिया गया। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है? अच्छा,
और कोई? हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है, इसलिए उसको बीच में रखा गया। चलिए, इसका जवाब थोड़ा अच्छे से खोजिएगा, आप लोग कल की क्लास में आपको बताएंगे भी और आपसे जानना भी चाहेंगे कि आपने क्या मेहनत किया है, राइट। और तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ऊपर जो रखे मतलब जो सबसे ऊपर होगा, सपोज मान लीजिए यहाँ पे ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है बी से और बी ज़्यादा रिएक्टिव है सी से, इस तरीके से अरेंजमेंट इनकी होती है। इसी को आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। आप अगर गूगल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, और करके उसको अपने कॉपी पे कई नोट्स बना लीजिएगा कि कौन कौन से मेटल हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, कौन से कम वाले हैं, ताकि आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को करेक्ट करने में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट। अब तक आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, अब आप देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, और दो कोई नया मॉलिक्यूल से क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया जा रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 का एग्जांपल बेरियम क्लोराइड से कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस सोडियम का जो रिप्लेसमेंट है बेरियम सल्फेट से, मतलब कि ये जो आपका सोडियम है ये यहाँ पर आया है, और ये जो आपका सोडियम है यहाँ पर गया है। तो एक आपका बना क्या, दैट इज द बेरियम सल्फेट, और एक क्या बन गया आपका NaCl। चूंकि दो मॉलिक्यूल्स मीन्स दो आयंस, अगर आप इनको ऐसे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस सोडियम सल्फेट को जब आप स्प्लिट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, दैट इज द सोडियम पे पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट पे नेगेटिव आयन बनाएगा, राइट, टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर आप यहाँ पे बेरियम क्लोराइड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, बेरियम बनाएगा प्लस Cl पे नेगेटिव बनाएगा, ये दो रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो आप ऐसे समझिए कि एक ये वाला पॉजिटिव +2 था, ये वाला पॉजिटिव, ये क्या है, -2 है, ये इससे रिएक्शन कर लेगा, ये +1 था, ये -1 था, ये इससे रिएक्शन कर लेगा। तो ऐसे आयंस का क्या होता है, क्रॉस हो जाता है। तो जब किसी भी रिएक्शंस में रिएक्ट करने वाले दोनों मॉलिक्यूल्स के आयन आपस में इंटर क्रॉस कर जाए, मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव से और एक का नेगेटिव दूसरे वाले पॉजिटिव से रिएक्शन अगर जब करे, तो ऐसे केसेस में दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है। दैट इज वाई आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। समझ में आया ये? आवाज आ रही है? हेलो? अच्छा, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ओके। नाउ नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और समझने वाली भी चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीडेशंस को लेकर के कई सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है वो यही होता है कि आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर किसी भी रिएक्शंस में ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन हो, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, ये छोड़ दीजिए, थोड़ा ज़्यादा हायर हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आप इस तीन को समझिए। इन तीनों के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन वहाँ पे हो रहा है। किसी भी रिएक्शंस में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, या हाइड्रोजन का वहाँ पे लॉस हो रहा हो, या उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, ऐसे केसेस में आप उसको ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। सिमिलरली जस्ट उल्टा हो जाएगा रिडक्शंस के लिए। तो यहाँ पे रिडक्शंस में आप क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे एडिशन हो रहा था वो क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे। लॉस ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। जो हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस हो रहा है वो क्या लिखेंगे, दैट इज द गेन लिखेंगे आप। गेन अगर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो फिर से क्या हो जाएगा, आपका गेन हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो, हाइड्रोजन का गेन हो, या ऑक्सीजन का लॉस हो, तो उस केस में आप उसको रिडक्शन बोलते हैं। और अगर उल्टा होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ओके।
क्या हुआ? हेलो। अच्छा, कहाँ तक नहीं सुन पाए आप लोग? ओके, यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस के लिए। अगर किसी भी कंडीशंस में ऑक्सीजन का अगर एडिशन हो रहा हो तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो मीन्स हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तब भी आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। तो पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आप इनको समझेंगे कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एलिमेंट एक्स है और आपने यहाँ पे रिएक्शन कराया और ये एक्स ओ बन गया, तो ये क्या हो गया? आपका गेन हो गया, राइट। और सपोज कीजिए पहले से यहाँ पे एस टू ओ था और इसका ये ऑक्सीजन प्लस एस टू अलग हो गया, तो ये हाइड्रोजन का क्या हो गया? लॉस हो गया। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मेटल था और इस मेटल से क्या बन गया? दैट इज द मेटल पे पॉजिटिव, या ये मेटल ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव था, इसके बाद ये क्या बन गया? मेटल पे डबल पॉजिटिव। या कोई यहाँ पे एक नॉन मेटल था जिसके पास नेगेटिव चार्ज था और उससे क्या बन गया? दैट इज द नॉन मेटल। इन सारे कंडीशंस में आपका ऑक्सीडेशंस की प्रोसेस हो रही है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए कोई न्यूट्रल एलिमेंट है वो न्यूट्रल से क्या बने? पॉजिटिव बन जाए तब भी ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव पहले से ही हो, उससे ज़्यादा पॉजिटिव मतलब एक चार्ज हो, दो चार्ज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन पे डबल पॉजिटिव था लेकिन ये आयरन से क्या बन गया? ट्रिपल पॉजिटिव बन गया। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? दैट इज ऑक्सीडेशन कहलाएगा, राइट। ओके। और सपोज यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव था और ये अब क्या बन गया? क्लोरीन बन गया, तो इस कंडीशन में भी क्या कहलाएगा? दैट इज ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है और क्लोरीन से क्या बन जाए? ये पॉजिटिव अगर कोई चार्ज बन जाए तो मतलब क्लोरीन पॉजिटिव नहीं बनेगा, कोई मेटल बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज कि मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम से क्या बन जाए? दैट इज द मैग्नीशियम पे टू पॉजिटिव, तो भी क्या होगा? आपका ये ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए जो कंडीशन थी ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। कैसे आप इसको पहचानेंगे ये भी आपने यहाँ पे जान लिया। इसका जस्ट जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज द रिडक्शन के कंडीशंस में कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसको आप रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे किसी एक मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन हो रहा हो, किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा हो? रिडक्शन हो रहा हो। ऐसे रिएक्शंस को आप रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। कैसे बार बार नेटवर्क चला जा रहा है क्या? ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया जा रहा है और इस एग्जांपल में आप बहुत आसानी से देख के बता सकते हैं कि कॉपर का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराया जा रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये जो रिएक्शंस होगा वो कैसा होगा? दैट इज द ऑक्सीडेशन होगा। कैसा होगा? ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा आता है रिड्यूसिंग एजेंट। इन चार टर्म को समझिए पहले आराम से। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑक्सीडेशन, दूसरा आपका लिखा है यहाँ पे रिडक्शन, इसके बाद लिखा है यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कॉन्सेप्ट होता है पहले समझिए। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी रिएक्शंस में किसी मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का एडिशन हो, हाइड्रोजन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, उस केस में आप उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, राइट। जिस किसी मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा वो मॉलिक्यूल्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप से क्या करेगा? काम करेगा, राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो रिड्यूस कोई कब होगा? रिड्यूस कराने का मतलब क्या हुआ कि उसको या तो ऑक्सीजन को क्या करेगा? निकाल देगा, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ऐड करा देगा, तब जाकर क्या कराएगा? रिड्यूस कराएगा। तो जिस किसी भी रिएक्शंस में जिस किसी भी मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा वो मॉलिक्यूल हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा क्या करेगा? काम करेगा।
जिस किसी भी मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन होगा वो मॉलिक्यूल्स क्या काम करेगा, एज जस्ट लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चार आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए टर्म के नाम से, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। पहला दिया था डबल डिस्प्लेसमेंट वाले का क्रॉस रिएक्शंस करा करके, दूसरा यहाँ पे दे दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को समझने के लिए। सिंपल सी भाषा में, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे आते हैं आगे। यहाँ पे रिएक्शन सिंपल दिया गया और इस रिएक्शन को भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपको दिया गया कि ये आपका कोई एक रिएक्शन है, जेड एन प्लस सी इजक्वल टू जेड एन प्लस सी ओ। तो जरा आप मुझे इसमें चारों चीज़ बताइए इस वाले रिएक्शंस में कि कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जल्दी जल्दी बताइए। मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ बताएंगे जेड एन ओ से जेड एन का बनना ये क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ओके वेरी गुड। और सी से सी ओ का बनना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो आप मुझे बताइए कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ओ ए और रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स आर ए का काम कौन करेगा। मैंने बताया था कि जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा आर ए जैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा वो काम कैसा करेगा, दैट इज द ओ ए का मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने यहाँ पे बताया कि जेड एन ओ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। आपने यहाँ पे बताया कि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये काम करेगा दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। ठीक है। किसी भी रिएक्शंस को देख करके आप आसानी से बता सकते हैं कि वहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है और कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये भी देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऑक्सीजन देखने को मिले ही, कभी कभी विदाउट ऑक्सीजन का भी देखने को आपको मिलता है, राइट। तो उस केसेस के लिए आप हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन भी अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो मेटल के वैलेंसी पे मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लॉस पे भी क्या करेंगे, आप जाएंगे उसको देख करके बताएंगे कि हाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है और कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, राइट। तो होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आप इस पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं और जो कि नेचुरली आपके ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सवाल दिया जाता है कोरेजन और रस्टिंग ये दोनों ही क्या सिमिलर होते हैं या डिफरेंट हैं, या अगर डिफरेंट है तो क्या है। जस्ट मिनट अमित, सोभिक कुछ बोलना, अमित अमित एक सेकंड, सोभिक कुछ बोलना चाह, हाँ सोभिक बताइए। वेरी गुड। और कोई। हाँ, कोरिजन बेसिकली एक नेचुरल ऑटोमेटिक होने वाली और मीन्स ऑटोनोमस होने वाली फिनोमेना है जहाँ पर मेटल के जो आपके पार्ट होते हैं वो ऑक्स मतलब एयर हो या मॉइस्चर हो, इनके मतलब इस मेटल के पीस के सराउंडिंग में जो भी एयर और मॉइस्चर है उसके हेल्प से यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाना, उनके ऊपर एक कवरिंग बन जाना, उस प्रोसेस को आप कोरिजन बोलते हैं। और यही प्रोसेस जब आयरन के केस में होती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द रस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो रस्टिंग इज अ कोरेजन किसका, आयरन मॉलिक्यूल का। और ऐसा नहीं है कि रस्टिंग सिर्फ मतलब कोरेजन सिर्फ आयरन का होता है, ये बाकी अदर मेटल के भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का, कॉपर का, सब पे आपने देखा है। लाइक है जैसे स्टार्टिंग में जो बिजली की वायर होती है जो एल्युमिनियम की बनी हुई होती है एल का, उसको आप देखिए साइन करता रहता है, लेकिन आफ्टर एक दो साल के बाद आप देखिए उसमें ब्लैकिश ब्लैकिश हो जाता है। तो ब्लैकिश क्यों हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड की वजह से, राइट, Al2O3 की वजह से।
तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का कोड बनाता है। ऐसा ही कॉपर की टीम पे आप देखिए, कॉपर एकदम स्टार्टिंग बहुत अच्छा पीला-पीला चमकता रहता है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डल हो जाता है। वहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वो ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से पूरा उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो कोरेजन एक आपका टॉपिक मतलब एक फिनोमेना है नेचुरली, मेटल के सराउंडिंग में जो भी एयर एंड मॉइस्चर होता है उसके साथ में रिएक्शंस करके एक ऑक्साइड बन जाता है, उसको आप कोरोजन बोलते हैं। और अगर ये केस आयरन की हो तो उसे आप रस्टिंग के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे और भी है, रेंसिडिटी। हाँ, हाँ, वो ऐसा। हाँ, अच्छा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुतुब मीनार का जो पिलर है जो कि आयरन का पूरा बना हुआ है, उस पे आज तक रस्टिंग नहीं हुई, जैसा है वैसा ही। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो प्योर फॉर्म में होता है, और प्योर फॉर्म में अगर कोई भी मेटल होगा तो उसका रिएक्शंस आपका ऑक्सीजन से नहीं हो पाता। दैट इज़ व्हाई वहाँ पे रस्टिंग नहीं होती। जितने भी मेटल्स हम सभी लोग यूज़ करते हैं वो पूरी तरीके से 100% प्योर नहीं होते, उनमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती हैं। और वो इम्प्योरिटीज़ होने के पीछे भी लॉजिक है। इम्प्योर होता है, दैट इज़ वाई आप उसको मतलब किसी भी प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर पाते हैं या कुछ उसका बना पाते हैं। तो जो आपका कुतुब मीनार का जो पिलर है, उस पिलर का जो आयरन है वो पूरी तरीके से 100% प्योर फॉर्म में है, और उस प्योर फॉर्म के होने की वजह से वहाँ पे आज तक कभी रस्टिंग नहीं हुई। अगला सवाल क्या था आपका? हम्म, सबका रिएक्शन। ओके, मैं आपको देखिए, जितने भी मेटल होंगे उन सबका रिएक्शंस ऑक्सीजन से ही होता है। अगर आप एल्युमिनियम का रिएक्शंस ऑक्सीजन से कराएंगे तो यहाँ पे ये आपका Al2O3 का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि आप एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की वजह से एल्युमिनियम आपका ब्लैक हो जाता है, राइट। कॉपर की अगर आप बात करेंगे तो CuO2 बराबर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, यहाँ पे दो हो जाएगा। ये कॉपर ऑक्साइड की वजह से उसका कलर फेड हो जाता है, जो कि आप अभी आप बता रहे थे। ऐसे ही आपने किसका पूछा, और सिल्वर। हाँ, हल्का मतलब, हाँ, कुछ देर के बाद वो ग्रीनिश हल्का हो जाता है। ओके, वो अभी आपको पढ़ाएँगे, जब आपको मेटल पढ़ाएँगे ना तो वहाँ पे बताएँगे। ये तो सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल था ऑक्सीडेशंस का, दैट इज़ व्हाई मैंने यहाँ पे उसको इनपुट किया। आपको अगला जब चैप्टर पढ़ाएँगे मेटल का तो वहाँ पे ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है बहुत अच्छे डिटेल में। तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइए। वैसे ये जो रिएक्शंस अभी मैं आपको बता रहा था, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का और इसके बाद सिल्वर ऑक्साइड का, जिसकी वजह से जनरली कोरेजन के टाइम पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि वाटर एंड एयर, ये 2 चीज़ें होती हैं जिनके साथ पे रिएक्शंस होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम पे मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज़ व्हाई ये कोरेजन जो है वो ऑक्सीडेशन मतलब नेचुरल ऑक्सीडेशंस के एग्जांपल में कंसीडर किया जाता है, राइट। तो हो सकता है कि वो क्या कॉपर कार्बोनेट भी बनाता हो और जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर दिखाई देता हो, ये तो बाद में देख के क्लियर हो जाएगा।
ऐसा कुछ वो नहीं है, अगर होगा तो उसको मैं देख लूँगा। और वैसे भी आपको ये जो कोलिजन वाला टॉपिक है, ये अलग से पढ़ाएँगे मेटल वाला, उसमें आपको जानने को मिले मतलब चीज़ें रहेंगी। यहाँ तो सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रखा था कि ये ऑक्सीडेशंस आप देख रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल जो टर्म्स हैं वो आपके नेचुरली होने वाले एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीडेशंस के। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे इसको इनपुट किया। ओके। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे इसको लेकर के, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के, ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस को लेकर के। तो होपफुली कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप किसी भी रिएक्शंस को देख करके ये बता भी पाएंगे कि हाँ, किसका ऑक्सीडेशंस हो रहा है, किसका रिडक्शंस हो रहा है, राइट। सो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि जो भी केमिकल रिएक्शंस थे वो क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कौन कौन से ऐसे वो मॉलिक्यूल हैं या एटम्स हैं जो कि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जिनका रिडक्शंस हो रहा है। तो बहुत आसानी से मेरे ख्याल से आप बता पाएंगे, जल्दी बताइए। ओके, सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर का रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से बैलेंस कर पाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होना चाहिए। 3-4 ऐसे इक्वेशंस हैं जिनको कि आपको बैलेंस करना रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया हूँ, होपफुली कि इसको कर ही पाएंगे। एक कोई अभी करके बताएंगे क्या आप लोग कि इसमें क्या होना चाहिए? टाइम ज़्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी जल्दी बताइए। यहाँ पे दिख रहा है HNO3 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O बना है। 2HNO3। ओके, 2HNO3, वेरी गुड, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बाकी कुछ लगेगा कहीं कि नहीं? फटाफट करिए थोड़ा। अच्छा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पहले लिख दें, सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट, और इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट 2H2O। ओके, तो HNO में आपने क्या किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन ये है, प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 6 और 2 8 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है? 6 2 8 है। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम अभी आपका यहाँ पे भी 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 3 है, नाइट्रोजन भी यहाँ पे 3 है। तो इस तरीके से आपका ये बैलेंस हो गया। तो ऐसे ये रिएक्शंस हैं, आप आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। होपफुली कोई दिक्कत यहाँ से नहीं आनी चाहिए। ओके। 2H2O कैसे आया मतलब? देखिए यहाँ पे 2H2 करेंगे तो ये 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 6 है, और ये 2 है, तो 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन प्लस ये 2 6 ऑक्सीजन 8 हो जाएगा, है ना? तो ऐसे बाकी रिमेनिंग जो 3 हैं ये भी बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। एक्चुअली ऑक्सीडेशंस को निकालने के लिए हायर क्लासेस आपने पढ़ा होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेकर के, वैलेंसी को लेकर के, ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के, इन सब के बेसिस पे भी ऑक्सीडेशंस आप बताते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो भी आपका मतलब कि ऑक्सीडेशंस हो जाएगा। अगर किसी भी कंडीशंस में मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव जो वैलेंसी है, अगर वो बढ़ती है तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी का बढ़ता है तो भी क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं
करीब 6 से 7 पैरामीटर हैं ऑक्सीडेशंस को बताने के लिए कि किस-किस बेसिस पे आप ऑक्सीडेशन बता सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में इलेक्ट्रॉन वाला आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कि हाँ, किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशंस हो रहा है। लाइक जैसे सपोज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मान लीजिए ये Mg है और ये Mg है और प्लस ये Cl2 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर आपका MgCl2 बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे कौन-सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो क्या आप बता पाएँगे? राइट, ये कैसे बताया आपने? आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है। ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। MgCl2 में अगर आप देखेंगे तो Mg क्या होगा? +2 होगा, इसका क्या होगा? -1 होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस होगा तो वो क्या बनाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज बनाता है, तो ये ऑक्सीडेशंस कहलाएगा। जब किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो क्या बनाएगा? दैट इज़ द नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन वाला, हाइड्रोजन वाला ये जो कॉन्सेप्ट है वो गायब हो जाता है। तो हायर क्लासेस में जब आप 11th-12th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे ही देखना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अरे भाई, इसका स्टाइक्योमेट्री ये 2 है, तो ये 2 Cl है, दैट इज़ भाई जैसे आप ऐसे इसको मिलाते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? ये क्लोरीन हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया। इसकी वैलेंसी आप यहाँ पे लिखते हैं, इसकी वैलेंसी आप यहाँ पे लिखते हैं, राइट? इसको क्रॉस करा देते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो ये फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा? MgCl2। तो Mg पे जब +2 चार्ज है और क्लोरीन पे आपका एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आप एक ही लिखेंगे ना, इसका स्टाइक्योमेट्री 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का होगा तब जाके 2 होगा। किसी एक क्लोरीन पे 2 नहीं हो जाएगा। समझ आया? बिल्कुल, तो उसको आप ऐसे डायरेक्टली -2 नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। -2 अगर आप लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया क्लोरीन पे -2 चार्ज है, जो कि गलत है। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड का अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो इस पे आप लिखते हैं एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव और यहाँ पे आप लिखते हैं -1 इंटू 3, इस तरीके से, या -1 सिर्फ दिखाते हैं क्लोरीन पे, एल्युमिनियम पे। हाँ, तो तभी तो हुआ ना, -3 माइनस और ये +3 बराबर बराबर। डायरेक्ट -3 आप दिखाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एल्युमिनियम का चार्ज -3 है, जो कि गलत है। नहीं हो सकता ना, क्योंकि एल्युमिनियम का +3 चार्ज है, उसके एक ही एलिमेंट में +3 चार्ज है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। जबकि इस एल्युमिनियम के साथ में 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और तीनों क्लोरीन का इंडिविजुअल एक-एक इलेक्ट्रॉन की गेनिंग है। तो जब आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मतलब एक क्लोरीन को दिखा रहे हैं तो यहाँ -1 दिखाएंगे ना कि -3। अगर -3 लिखेंगे तो एग्जामिनर गलत कर देगा। ठीक है? ओके, कल की क्लास में हम लोग बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स को लेकर के, एसिड बेस और सॉल्ट में, जहाँ से कई सारे एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे उनके जो कॉमन नेम होते हैं उनके केमिकल फार्मूला को लेकर के। होपफुली कि आज की जो क्लास में आपको चीज़ें डील की गई वो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, और ये जो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं उसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, और कल की क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? हाँ, इसका पीडीएफ मैं अभी आपको दे दूंगा तुरंत। और एक चीज़ और अभी से आप पहले से आपको बता दे रहे हैं कि ये जितने भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ सैटरडे को, इनका पूरा 1.5 घंटे का एमसीक्यूज पूरा आपका प्रैक्टिस रहेगा। ऐसे लाइव क्लास में वो क्वेश्चन ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। जितना भी टॉपिक कवर हुआ रहेगा, ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन होंगे वो, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए आप लोग। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, टेस्ट नहीं है। टेस्ट में क्या होता है कि फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्कस नहीं हो पाती हैं। वो पेपर सॉल्व कराएंगे तो सबको जानकारी भी मिलेगा, और आपका भी पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है ना? 1 वीक। ठीक है। बाकी हाँ, बाकी सारे हो जाएंगे।
पार्ट सी के लिए। अच्छा, उसके लिए तो देखिए वेटेज तो हालाँकि सबका बराबर-बराबर होता है एग्ज़ाम में, लेकिन ख़ास करके अभी जैसे रिसेंटली 2 बार का चल रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी का और एनवायरमेंटल बायोलॉजी का और इकोलॉजी का, ये वाले पोर्शन थोड़े ज़्यादा हाइलाइटेड आ रहे हैं इस टाइम पे। और तीसरा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर तो हमेशा ही रहता है, ये 4-5 कुछ यूनिट हैं जिन पे कि फोकस थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, ये थोड़े ज़्यादा हैं। शोभिक आप कुछ बोल रहे थे? आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है, मतलब बहुत दबा सा आ रहा है। हाँ, हाँ। मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ शोभिक, आप क्या बोल रहे हैं? मतलब आवाज़ ही क्लियर नहीं हो पा रही है।